क्यों फंसेगा यही बताता हूँ। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन बार बार नोटिस देके इस बात को सचेत कर रहा है, आगाह कर रहा है, करना पड़ सकता है। आप अपने नियमों से समझौता न करें, लेकिन जनता परेशान न हो ये तो कर दें। ठीक है, ये शुरुआत से बीएसपी प्रबंधन की ये गलती हुई है और उस गलती का खामियाजा इनको आज भुगतना पड़ रहा है। उसमें ये भी लिखा था कि आप हमारे क्षेत्र में बैनर नहीं लगा सकते, पोस्टर नहीं लगा सकते, जितनी गुमटियाँ लगी हैं वो अवैध है। कि निगम भी तो गलत कर रहा है ना। निगम उनके क्षेत्र में जाके जो अवैध, जो उनके हिसाब से जितने निर्माण हो रहे हैं अवैध निर्माण, स्टार के होटल बना दिए, कई लोगों ने यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस बना दिए, तो उनके अवैध निर्माणों पे या उनके विषय में कोई बात क्यों नहीं? तो उनको नहीं, रजिस्ट्री ऑफिस ने अभी तक उसमें कोई जवाब नहीं दिया है। एसेट तो बीएसपी का है, ये सवाल तो बीएसपी के अधिकारियों को इनसे पूछना चाहिए। ऐसा लगता है कि सरलीकरण करने के लिए ना आपकी भी इच्छा शक्ति थोड़ी कमजोर है कि 25,000 लगभग मतदाता हैं। अब इन मतदाताओं के लिए कौन सोचेगा? राज्य सरकार सोचेगी कि यहाँ के विधायक जी सोचेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री सोचेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी सोचेंगे? अगर आप भिलाई में रहते हैं और भिलाई स्टील प्लांट के टाउनशिप एरिया में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत चिंताजनक भी है और गंभीर खबर भी है। और इस खबर की पूरी डिटेल और पूरी बातें आपको संजय दानी जी समझाएंगे, जो भाजपा के नेता हैं और नगर निगम में काफ़ी सक्रिय नेता रहे हैं भिलाई के। और लीज़ के विषय में आज हम इस बात में चर्चा करेंगे और ये सारी खबर आपके काम आएगी। 22 साल पहले जो आवासों की लीज़ वाला मसला हुआ था, उसका प्रोसेस क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या नियम कायदे बने थे, उसके बारे में बताइए पहले। देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के माध्यम से सन 2001 से लेकर 2003 के बीच 5 चरणों में भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने लीज आवास योजना के माध्यम से 4,500 आवासों का आवंटन किया। जो भिलाई इस्पात संयंत्र में जो नौकरी करते थे उन सबको जो उन्होंने लीज आवास योजना के माध्यम से लीज का आवंटन किया। उस योजना के बाद कई ऐसे लीज धारक थे जिन्होंने ये कहा, जिला पंजीयन अधिकारी कार्यालय गए, उन्होंने ये कहा कि हमारे लीज डीड बना हुआ है, हम जो हमारे भिलाई इस्पात संयंत्र हमारे बीच, उस लीज डीड का पंजीयन के लिए हम तैयार हैं। पंजीयन मतलब रजिस्ट्री के लिए तैयार। जब वो वहाँ पे गए तो जिला पंजीयन कार्यालय ने उनको मौखिक रूप से स्पष्ट मना कर दिया कि चूँकि ये मामला नीतिगत मामला है और कई तकनीकी खामियां हैं इसमें, जब तक हम इसमें संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक हम आपके लीज का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। वो बेचारे सब ठगा सा होकर वहाँ वापस आ गए। अब ये इस आपाधापी क्या हुआ है अभी मैं बता रहा हूँ आपको, इस आपाधापी में बहुत सारे कम से 22 साल गुजरने के बाद अचानक से बीएसपी प्रबंधन 4,500 लीज आवास धारकों को नोटिस के माध्यम से इस बात के लिए कहा गया कि आप जितने भी लीज आवास धारक हैं वे सभी लीज आवास धारक अपने लीज डीड का पंजीयन जिला पंजीयन कार्यालय में करा लीजिए। क्या तकलीफ आएगी इसमें? नहीं, लीज डीड का पंजीयन इसलिए कराना है कि लीज डीड का जब तक पंजीयन नहीं होगा तब तक आपने जो अपने मकानों का जो मूल ढांचा था, भिलाई इस्पात संयंत्र ने जो मूल ढांचा जब आपको आवंटित किया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने उसको ढांचे को परिवर्तन कर दिया, उसको तोड़ के उसके क्षेत्र को बढ़ा दिया, डिजाइन चेंज किया, मूल ढांचे में परिवर्तित कर दिया। तो उस मूल ढांचे को रेगुलाइज नियमितीकरण करने के लिए आपको लीज डीड का पंजीयन आवश्यक है। यहाँ एक मैं आपके माध्यम से रजिस्ट्री ऑफिस से क्या जवाब आता है इस विषय में? रजिस्ट्री ऑफिस ने अभी तक उसमें कोई जवाब नहीं दिया है, मगर यहाँ मैं ये जानना चाहता हूँ भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन या जितने भी संबंधित संस्थाएं हैं जो लीज की डीड का पंजीयन या उससे संबंधित कार्य को कर रही हैं, कि आप सबसे पहले तो ये भिलाई लीज आवास धारकों को ये बताएं और भिलाई की जनता को भी ये बताएं कि आप पंजीयन लीज डीड के पंजीयन के माध्यम से उस जमीन का रजिस्ट्री करोगे कि मलबे का करोगे। जैसी मुझे स्ट्रक्चर का भी स्ट्रक्चर नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी है स्ट्रक्चर का नहीं करे, ये सिर्फ जमीन का कर रहे हैं। अच्छा, तो मेरा ये प्रश्न ये है कि भाई जमीन का करोगे, स्ट्रक्चर को आप छोड़ दोगे तो ये किस प्रकार की गणना आप करोगे? कहीं न कहीं मैंने जब जिला अंकेक्षण विभाग में गया था तो वहाँ पे मुझे पता चला कि इसमें अंकेक्षण ऑडिट विभाग की आपत्ति आना स्वाभाविक है। अभी भी आपको बता रहा हूँ, जैसा कि भिलाई इस्पात संयंत्र के एक बड़े अधिकारी जब गए थे उन्होंने आज एक वर्षन दिया है कि पुराने दर पे उन आवासों का पंजीयन होगा। उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि जिला पंजीयन कार्यालय का अपना क्या मत रख रहा है और अंकेक्षण विभाग से आपने क्या विचार विमर्श किया कि 22 वर्ष पूर्व जो रजिस्ट्री का जो दर है और आज की दरों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं सुना हूँ पहले 7 या 6% था और अभी 10% हो चुका है। तो ये जो अंतर की राशि है, ये अंतर की राशि को कौन देगा? मतलब एक प्रकार से जैसे जो भी प्रोसेस हो रहा है, बीएसपी अब जो 22 साल के बाद में इस तरह से जागृत हो गया, एक नया मॉड्यूल बना रही है
तो उसमें जो आम पब्लिक है वो कहाँ पर जाके फंसेगी? आम पब्लिक निश्चित रूप से फंसेगी, क्योंकि आप जमीन का रजिस्ट्री कर रहे हो, अब मलबे के बारे में आप कुछ बात ही नहीं कर रहे हो, तो ये पंजीयन होगा किस आधार पे? ये स्पष्ट जवाब दें। मैं तो नगर निगम के प्रशासन से भी जानना चाहता हूँ, आप जिस लीज डीड के पंजीयन की बात कर रहे हो, जिसके आधार पे आप नियमितीकरण की कार्रवाई करोगे, क्योंकि वहाँ एक स्पष्ट बात बता देना चाहता हूँ आपको, जब तक लीज डीड का रजिस्ट्रेशन पंजीयन नहीं होगा तब तक नगर निगम के माध्यम से जो वो अतिरिक्त निर्माण उन्होंने किया उसका नियमितीकरण की कार्रवाई नहीं होगी। और मैं नगर निगम आयुक्त के आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आप जो अर्थदंड की राशि उसमें लगेगी, पक्का पेनल्टी देना है आपको, क्योंकि आपने मूल ढांचे में परिवर्तन किया है, और आप नियमितीकरण के माध्यम से उसकी गणना किस आधार पर करोगे, कितना पैसा उन आवास धारकों से लगे, ये स्पष्ट अभी तक नहीं हुआ है। तो यहाँ देखिए दो बात होगी, मतलब पेच जो है नियमितीकरण में जाकर फंसेगा। अच्छा, वो क्यों फंसेगा ये बताता हूँ। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन बार बार नोटिस देके इस बात को सचेत कर रहा है, आगाह कर रहा है कि चूंकि ये भिलाई इस्पात, ये जितने 4500 आवास है, ये हमारे स्वामित्व की ज़मीन है, हमारे स्वामित्व क्षेत्र में है, तो इसका नियमितीकरण करने का और इसका पेनल्टी करने का अधिकार सिर्फ अधिकार हमारे पास है, और कोई गलत नहीं बोल रहा है। मगर उसमें एक चीज़ और भी है कि नियमितीकरण का अधिकार भिलाई इस्पात संयंत्र के पास नहीं है, नियमितीकरण का अधिकार सिर्फ प्रबंधन के पास है, ये निगम के पास है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो आधार स्तंभ रहे हैं जो भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के, वो सेवानिवृत्त जो श्रमवीर हैं, उनके साथ आप छलावा क्यों कर रहे हैं, उनके साथ धोखा क्यों कर रहे हैं? उनको एक मीटिंग कॉल कीजिए, उनको बुलाइए, हम सब भी जाएंगे वहाँ पे, और एक एक डिपार्टमेंट अपनी अपनी स्थिति को क्लियर कीजिए। अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है, जैसे 3 जगहों पे पेच फंसा है, नगर निगम हो गया, एक टाउनशिप नगर सेवा विभाग हो गया, राज्य शासन की भी दखलंदाजी है, तो इसमें जो आपको क्या लग रहा है, इसमें कौन है जो सुपर हैंडलर रहेगा, या फिर कौन है जो इस चीज़ का निराकरण कर सकता है, या फिर कौन है जो ऐसा कुछ कर रहा है जिससे पेच फंस जाए? देखिए, इसमें 2 विभाग हैं जो मेन है, एक तो भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन नगर सेवा विभाग, और दूसरा है नगर निगम। जिला पंजीयन कार्यालय तो राज्य सरकार का हिस्सा है, वो तो राज्य सरकार जो बोलेगा, मतलब राज्य सरकार बोला मतलब निगम ने जो उनको बोलेगा वो करना उनकी मजबूरी है। और ये भी मैं बताया हूँ आपको, जिला पंजीयन के अधिकारी भी इसको करने में वो अच्छे मन से नहीं कर पा रहे हैं, दबाव में किया जा रहा है, मगर अभी भी वो इस स्थिति को क्लियर नहीं कर रहे हैं कि ये किस आधार पर होगा। वो जो मलबे वाले बात को वो छुपा दे रहे हैं, सिर्फ वो चाहते हैं कि लीज डीड के जो जमीन है, जमीन का हम पंजीयन करेंगे, जो मलबे को लेके जो बात आएगी उसकी गणना किस आधार पर करेंगे, वो पंजीयन कैसे होगा? एक सवाल है, 22 साल पहले जो गलती हुई थी बीएसपी से, आज भी मतलब मान के चलिए कि गलतियां और पेच फंसाने का ही काम कर रहा है बीएसपी। आपके सेंट्रल में सरकार है, नहीं तो सेंट्रल की सरकार को बोलकर आप कहलवा सकते हैं, या आदेश करवा सकते हैं, या आप पीएमओ को टैग कर सकते हैं। ये अलग विषय हो सकता है, आपकी बात को मैं मान सकता हूँ, उनको कह सकते हैं कि जनता को परेशान न होने दें, मतलब सुनिए ना, जनता को परेशान न होने दें, क्योंकि जो बीएसपी प्रबंधन है ओवरऑल जो ऑपरेंडी है या फिर उसके ऊपर जो कमान है वो सेंट्रल का है। सेंट्रल के अधिकारी अगर सेल चेयरमैन आके बैठकर बीएसपी के अधिकारियों को बुलाकर ये सवाल जवाब करते हैं उनसे, बिल्कुल कर सकते, तो वो आखिरकार निर्णय उनको देना पड़ेगा एट द टाइम, जनता के सहूलियत के हिसाब से करना पड़ सकता। आप अपने नियमों से समझौता न करें, लेकिन जनता परेशान ना हो ये तो कर दें। ठीक है, एक बात आपने की, मेरी आप बात कीजिए, जो मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जिला पंजीयक अधिकारी और नगर निगम इस बात को स्पष्ट क्यों नहीं करता कि वो कि लीज डीड की रजिस्ट्री जमीन का कर रहा है कि मकान मलबा का क्या होगा, फिर उसकी गणना किस आधार पे करेगा? एक, दूसरा एसेट तो बीएसपी का है, ये सवाल तो बीएसपी के अधिकारियों को इनसे पूछना चाहिए। बिल्कुल नहीं, दोनों और अगर नहीं पूछ रहे हैं तो मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा दोष एसेट बीएसपी का, संपत्ति पूरी बीएसपी की है। आप जब जहाँ पे बीएसपी के क्षेत्र में निर्माण कर लेते हो, चाहे आप दबाव पूरा करते हैं, कैसे भी करते हैं, बीएसपी प्रबंधन के कहते हैं किसी भी कार्यक्रम ये हमसे अनापत्ति एनओसी नहीं लिया, ये क्या होगा बताओ? जैसे अच्छा, आपसे सुझाव चाहता हूँ, इस मसले का निष्कर्ष कैसे निकलेगा? इस मसले का निष्कर्ष बीएसपी प्रबंधन और नगर निगम को बैठ के आपस में मिलकर करना पड़ेगा, निश्चित रूप से निकलेंगे। बीएसपी प्रबंधन बैठना कौन नहीं चाह रहा, मतलब बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं बैठ रहे हैं? अगर आप ये जो तकनीकी जो मामला है, बीएसपी प्रबंधन जो नियमितीकरण की बात कर रहा है, उसका स्पष्ट आपने पढ़ाया, मैंने आप उनके जो नोटिस को पढ़ाया, उसमें साफ साफ लिख रहा है, जन सूचना निकाला है उसने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से आया है ये चीज़ कि निगम भी तो गलत कर रहा है ना। निगम उनके क्षेत्र में जाके जो अवैध, जो उनके हिसाब से जितने निर्माण हो रहे हैं अवैध निर्माण, उनका कहना हमसे, उनका कहना हमसे अनुमति और हमसे सहमति नहीं ली गई, चाहे वो सिल्क सेंटर का रथ का बनवाना ले लें, आप देखेंगे आप। जैसे अभी जो बोलना चाहिए कि नगर निगम को टाउनशिप एरिया की कई एकड़ ज़मीनें जो हैं रजिस्ट्री कर दी गई हैं, साली नगर निगम चुनाव के बाद से ये प्रक्रिया हुई है,
तो जब राज्य शासन के अधीनस्थ कोई ज़मीन आ जाती है तो उसके पास मेरे ख्याल से जो पावर रहता है, जो सुप्रीम पावर रहता है, वो राज्य शासन के पास चला गया होगा। ठीक है ना, सिंपल तो अभी जो लेटर आपने पढ़वाया उसमें ये भी लिखा था कि आप हमारे क्षेत्र में बैनर नहीं लगा सकते, पोस्टर नहीं लगा सकते, जितनी गुमटियाँ लगी हैं वो अवैध हैं। सुनिए ना जी, अब मान लीजिए वहाँ चौपाटी बन रही है, अब चौपाटी में ये बातें क्यों उठी यही बताया था। ये बातें इसलिए उठी है भाई साहब कि नगर निगम, अब यहाँ कुछ लोगों ने, नेता लोगों ने, जो भी हो, जनप्रतिनिधि ने हॉस्पिटल के अंदर जाके अपना बैनर लगा दिया है। अभी आपने देखा होगा एक जो यहाँ के जो विधायक थे वो सब स्टेशन का निर्माण कर रहे थे। प्रबंधन का ये कहना था कि वो जो ज़मीन हमने किसी दूसरे काम के लिए आरक्षित की थी, वहाँ आप हमसे बिना अनुमति के लिए हुए, हमसे मैंने सहमति लिए हुए, आप अगर सब स्टेशन के निर्माण का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, मगर कहीं भी हम भी तो एक सार्वजनिक उपक्रम है, हम भी एक संस्था है। भिलाई इस्पात संयंत्र एक मतलब भारत का एक बहुत बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। तो निर्णय तो नहीं ले पा रहा है ना, इतना बड़ा उपक्रम है और सरकार के अधीन है। तो ये तो चलिए, आप भी देख रहे हैं, किसी को कोई मना नहीं कर पा रहा। हाँ, मैं तो ये मान रहा हूँ कहीं ना कहीं शुरुआत से बीएसपी प्रबंधन की ये गलती हुई है और उस गलती का खामियाजा इनको आज भुगतना पड़ रहा है। जो आपने अपनी व्यवस्थाओं को अपनी लचर रखा, भी आप गलती तो आपने भी की है, मगर चूंकि वो 4520 आवास धारक हैं, उन बेचारों की क्या गलती है? वो तो आपके कहने पे आपने एक योजना लागू की, उस योजना के माध्यम जैसे हुडको हुआ वैसे आपने ये भी ले लिया। तो अब उस योजना में दुनिया भर की जो तकनीकी खामियां हैं उसको एक दिन बुला के मीटिंग बुलाइए, हम लोग भी जाएंगे उसमें, बुला के स्पष्ट कर दीजिए। हम भी चाहते हैं उनके। मैं यही समझना चाह रहा हूँ, सुन कौन रहे? आप यहाँ से बोल रहे हैं, बातचीत हो रही है अपनी, लेकिन अपन जब बात करने जा रहे हैं नगर निगम में इस बैठक के लिए, इस मतलब ज्वाइंट वेंचर में जो बैठक हो कह रहे हैं, उसमें ये अधिकारी कौन नहीं ध्यान दे रहे हैं? जो बीएसपी के नहीं दे रहे हैं, नगर निगम नहीं दे रहे हैं? नहीं, तो इसमें तो मैं बोल रहा हूँ ना, भिलाई इस्पात संयंत्र के जो नगर सेवा विभाग के ये महाप्रबंधक, नगर निगम आयुक्त और जिला पंजीयन अधिकारी ये सब बैठे और आपस में एक अच्छा रास्ता निकाल। मेरा तो मांग है, मैं आपके माध्यम से मांग को एक बार नहीं, मैं 10 बार दोहराऊंगा, चूँकि वो भिलाई इस्पात संयंत्र के आधार स्तंभ रहे हैं। ये भिलाई इस्पात से केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है और पूरे एशिया में इसका एक नाम है। और आज अगर हम लोग देख रहे हैं, सुविधा ले रहे हैं, तो सब उन श्रमवीरों की मेहनत का फल है। मैं ये चाहता हूँ कि लीज डीड के पंजीयन और नियमितीकरण में कितनी भी जो भी राशि आएगी, उस सारी राशि को नगर निगम, राज्य सरकार और भिलाई इस्पात संयंत्र वहन करे। इसको उन श्रमवीरों पे कोई भार नहीं आना, अधिभार नहीं आना चाहिए जी। ये मेरी मांग है, व्यक्तिगत मांग। अच्छा, व्यावसायिक वाले ने, जैसे अपन नियम में बात करते हैं कि मकान अगर ओवर कंस्ट्रक्टेड है, बहुत सारा अलग से बनाया हुआ है, उस पर बहुत सारे नियम कायदे हैं, फाइन होगा या तोड़ा जाएगा, जो भी। जो व्यावसायिक निर्माण होते हैं, व्यावसायिक निर्माण में भी क्योंकि ज़मीनें बीएसपी की हैं, अब वहाँ मकान बने या व्यवसाय बने, लेकिन व्यवसायों का देखा जा रहा है कि उसका एक्सपांशन बेदम तरीके से हो रहा है। वहाँ कोई नियम कायदा लागू नहीं है। तो एक घर में 2 नियम कैसे हो रहे हैं? मतलब व्यावसायिक और आवासीय अलग प्रक्रिया है, लेकिन ज़मीन तो एक है। नहीं, कई लोगों ने यहाँ मल्टी स्टार के होटल बना दिए, कई लोगों ने यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस बना दिए, तो उनके अवैध निर्माणों पे या उनके विषय में कोई बात क्यों नहीं? तो उनको नहीं, उन लोग विचार है ना, उन लोग का नियमितीकरण कहाँ कर रहे हैं? होने देंगे। जो 1000 ऐसे जो दुकानदार हैं जो बार बार ये डिमांड कर रहे हैं, आप जो भी व्यापारी संघ है उनसे पूछ लीजिए, वो बार बार मांग कर रहे हैं कि हम नियमितीकरण करना चाहते हैं। तो हमारे को क्यों नहीं किया है? दोहरा मापदंड ये क्यों किया जा रहा है? वो नगर निगम भी इसमें जवाब दे और बीएसपी प्रबंधन भी जवाब दे। एक तरफ आप जब जो करना चाह रहे हैं उसको आप करने नहीं दे रहे हो, उनसे आप उनकी जो भी जिन शर्तों के आधार पर आप नियम शर्तें लगाएंगे उसके आधार पर वो तैयार बैठे हैं करने के लिए, तो कहाँ किया जाए? अगर कोई अधिकारी नहीं मान रहा है, आप बीएसपी के मतलब अधिकारियों को अगर मानते हैं, आप दोषारोपण आप नाम लेकर कह रहे हैं, नहीं मैं भाजपा के नहीं, मतलब एक बड़े प्रबंधक जैसे पोस्ट का कोड करते हुए कह रहे हैं, आपकी सरकार है, आप बड़े नेता हैं, बहुत सारी बातें सदन में भी कहे हैं और आपके प्रभाव को बहुत लोग जानते हैं। आप दिल्ली तक पहुंचाइए उनकी बातों को, इन अधिकारियों को दिल्ली तक तलब करवाइए। ये मेरे संज्ञान में अभी आया, इन अधिकारियों को दिल्ली में सेल चेयरमैन के टेबल पे या सेल मिनिस्टर के टेबल पे या पीएमओ पे तलब करवाइए। बात को मैं समझ रहा हूँ। मेरे परिचित मेरे पास आए, जब उन्होंने अपनी बताई ये सब बातें, तब मैं उसमें लिया और मैं जब देखा तो इसमें बहुत सारी तकनीकी चीज़ थी। अब बताइए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं पार्षद भी था, नेता प्रतिपक्ष भी था और अभी नगर निगम प्रकोष्ठ का सह संयोजक प्रदेश का, नगर निगम से मेरा जुड़ा हुआ है और मेरा एक विषय भी है सर। तो मैं उस पर जब जाया तो मेरे से बहुत सारी तकनीकी खामियाँ हैं। और आप ये बताइए ना, उन आवास धारकों की क्या गलती है जिन जमीन बेचारे 22 साल पहले लिया, उनको पहले लीज डीड की रजिस्ट्री कराना पड़ेगा, वहाँ पैसा देंगे, एक जो भी निश्चित राशि वो दर तय करेंगे वो आपको देना है। उस राशि को आप जब भुगतान कर देंगे तो वहाँ से बात नियमितीकरण के लिए आवेदन आपको नगर निगम में करना है
और नगर निगम में जब आप नियमितीकरण की कार्रवाई में आएंगे तब आपको नगर निगम प्रशासन के ऐसा द्वारा लगता है कि सरलीकरण करने के लिए हाँ। ना आपकी भी इच्छा शक्ति थोड़ी सी कमजोर है। आप चाहें तो आज बैठ सकते हैं या ट्वीट कर सकते हैं, मोदी जी को टैग कर नहीं, वो सकते हैं कर लूंगा, पीएमओ को, और वो ठीक है, आपकी बात का मैं सम्मान सेल करता हूं, चेयरमैन बिल्कुल। उन अधिकारियों को बुलवाएंगे ठीक। और बुलवा कर 2 लाइन में समझाएंगे कि जमीन आपकी है, नियम आपके हैं और दुनिया जान के मैंने अपने मन की क्या बताया आपको? कम्युनिकेशन क्यों गैप मैं तो क्यों क्या आ चाह रहा रहा हूँ कि नगर निगम, राज्य सरकार और विलास पास ये पूरे राशि का बयान करें। आज कहाँ से लाएंगे वो पैसा बेचारे? उनके पास पैसा भी नहीं है। आप उनको उधर में लटका दिए ना। मतलब लीज डीड के पंजीयन होने के पश्चात भी स्वामित्व मालिकाना तो उनको नियमितीकरण होगा कि नहीं होगा, ये भी अधर्म है, क्योंकि वहाँ बीएसपी डरा रहा है। अगर आप हमारे अधिकार से बाहर जाकर नियमितीकरण करा भी लिए तो मैं आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दूंगा। अगर अनापत्ति प्रमाण नहीं दोगे तो उसका बेचारे का सब काम रुक जाएगा उसको। ठीक है। तो ये संजय लारी साहब थे और इस गंभीर मसले पे, क्योंकि बीएसपी का जो टाउनशिप एरिया है वहाँ एक बड़ी आबादी बसर होती है, वहाँ पर लोगों के आवास भी हैं, लोगों के रोज़गार भी हैं, छोटी मोटी दुकानें, छोटी बड़ी दुकानें हैं, और बीएसपी की लीज़ और प्रक्रिया में उसके जो अधिकार क्षेत्र और मालिकाना हक के बाद और अब नगर निगम के इंटरफेरेंस के बाद में बहुत सारी चीज़ें पेचीदा होती जा रही है। अब इसमें क्योंकि ये ज़मीन बीएसपी की है, एसेट बीएसपी का है, तो जाहिर तौर पर और प्रयास भी बीएसपी का होना चाहिए पहले तौर पे। जाहिर सी बात है, अगर कोई नकारात्मक बातें अन्य वहाँ से आती हैं, जो कम्युनिकेशन टेबल रहेगी वहाँ से आती हैं, तो उन चीज़ों को सामने लाया जाना चाहिए। चूँकि जनता के मतलब एक मालिकाना हक की बात है और वो लोगों ने टैक्स भी बटाया, इतने साल तक बीएसपी में रहा है, आगे भी चाहते हैं कि मतलब ये चीज़ें सरलीकरण हो। इस चीज़ के लिए आपके भी प्रयास की उम्मीद मैं करूँगा। संपत्ति कर भी देते हैं, अगर यहाँ के संपत्ति कर भी दे रहे हैं, और आजकल के जो प्रयास है लगभग 25,000 मतदाता हैं यहाँ पर। इन्होंने अभी मुझे दिखाया व्हाट्सएप पे कि 25,000 लगभग मतदाता हैं। अब इन मतदाताओं के लिए कौन सोचेगा? राज्य सरकार सोचेगी कि यहाँ के विधायक जी सोचेंगे, कि यहाँ के मुख्यमंत्री सोचेंगे, कि प्रधानमंत्री मोदी जी सोचेंगे, कि इस्पात मंत्री सोचेंगे? अब ये निर्णय आप दोनों को निकालना है। मैं आपसे भी मदद की अपेक्षा रखता हूँ, क्योंकि बातें तो खैर बोल दिया, लेकिन अपेक्षा ये है कि आप इस विषय को आगे तक सार्थक तौर पर लड़ाई, जितना प्रयास होगा सार्थक तौर पर, चाहे वो राज्य सरकार चाहे केंद्र से। सांसद महोदय जी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। सांसद महोदय का भी घर बीएसपी क्षेत्र में आता है। अगर विधायक महोदय भी यहाँ रहते हैं तो सांसद महोदय भी रहते हैं, तो दोनों निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। तो ये खबर आपसे जुड़ी हुई है। इस खबर में आप क्या सोचते हैं, क्या किया जाना चाहिए? नेताओं की जो सहभागिता है या अधिकारियों की सहभागिता वो किस रूप में होनी चाहिए, उन बातों को लिखिएगा। केपी न्यूज़ आपका अपना चैनल है और हम लोग जनहित से जुड़े हुए, आपसे जुड़े हुए मसलों को उठाते हैं। और केपी न्यूज़ एक ऐसा चैनल है जो ना विज्ञापन लेता है, ना हम खबरों के पैसे लेते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।